एवरीवन, आप सभी का शब्द विचार के पार्ट 3 में स्वागत है। चलिए आज हम सभी फिर से शब्दों के वर्गीकरण के दूसरे पार्ट रचना के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण को जानेंगे। इससे पूर्व की वीडियोस में हम लोगों ने जाना था कि शब्द क्या है, शब्द और पदों में अंतर, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, साथ ही हम लोगों ने देखा था कि स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं और हम लोगों ने जाना था तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों में अंतर स्पष्ट करना। आज हम सभी रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। हम लोग पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। सबसे पहला था स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा पाठ है आज आपका रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं या रचना के आधार पर शब्दों को 3 रूपों में विभक्त किया गया है। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसमें समझने में परेशानी होती है। आशा है मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको इनमें अंतर समझ में आ जाएगा और आप इसे पहचानने में आपको इसको सुविधा होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का क्या तात्पर्य है? रूढ़ शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जो जिनको तोड़ने पर, है ना, उनके सार्थक अर्थ नहीं निकलते। अर्थात अगर किसी शब्द को तोड़ दिया जाए, उनको अक्षरों में विभक्त कर दिया जाए तो फिर उनका अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता है, तो उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको उदाहरण दिया है पंखा, दीवार, छत, इसी प्रकार पेन, कलम। तो जब हम इन शब्दों को तोड़ेंगे, जैसे पहला शब्द है हमारा पंखा, अगर हम इसको तोड़ते हैं, पंखा पंख और खा से मिला है, तो यहाँ पे इनका अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता। तो रूढ़ शब्द वैसे शब्दों को कहेंगे जिनको तोड़ने पर उनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात इनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार के शब्द हैं पंखा, दीवार, छत। हम अन्य शब्दों को भी ले सकते हैं, जैसे कि चलिए सोना। यहाँ पे सोना शब्द का एक अर्थ है, इसका 2 अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है, धातु के रूप में भी और क्रिया के रूप में भी। अगर हम इस शब्द को तोड़ दें, इसको बांट दें और इसका खंड कर दें तो सो और ना होगा। तो ना ही ना का कोई अर्थ होता है, ना ही सो का कोई अर्थ होता है। तो फिर से हम लोग चलिए जानते हैं, रूढ़ शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जिनको तोड़ने पर उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। हम लोग दूसरे शब्दों की ओर चलते हैं, यौगिक शब्द। अब ये यौगिक शब्द क्या है? ये भी यौगिक शब्द शब्दों के मिलने से बनते हैं, अर्थात एक से अधिक शब्दों को जब आपस में मिलाया जाता है तो यौगिक शब्दों का निर्माण होता है और इन्हें तोड़ने पर, इनके खंड करने पर प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। आइए उदाहरण से हम समझते हैं इसको। यहाँ पर मैंने लिखा है काली मिर्च, आकाशवाणी, नेताजी, रसोई घर, इसी प्रकार गंगा जल, कुछ भी हो सकता है। मैंने अभी यौगिक शब्द के बारे में बताया कि ये 2 शब्दों के मिलने से बनते हैं, 2 या 2 शब्दों के अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं और इनको तोड़ने पर, जैसे हम लोग सर्वप्रथम पहला शब्द लेते हैं काली मिर्च। काली मिर्च, यहाँ पे काली मिर्च का तात्पर्य है जिसको हम लोग मसाले के तौर पर प्रयोग करते हैं, गोलकी भी जिसे बोलते हैं। लेकिन जब हम इनका खंड करते हैं तो यहाँ पे बनेगा काली प्लस मिर्च, काली प्लस मिर्च इक्वल टू काली मिर्च। तो यहाँ पे काली का तात्पर्य है वह जो काला हो, और मिर्च, मिर्च की प्रकृति कैसी होती है? तीखी होती है, तो वह वैसा मिर्च जो काली है उसे हम लोग क्या कहेंगे? काली मिर्च। यहाँ पर यह काली मिर्च यौगिक शब्द है और अगर हम इसके खंड या टुकड़े करते हैं तो इन दोनों शब्दों का अपना एक स्वतंत्र अर्थ भी होता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग दूसरा शब्द भी लेते हैं आकाशवाणी। आकाशवाणी, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं यह शब्द आकाशवाणी का आकाश से आने वाली वाणी आकाशवाणी कहते हैं। टेलीविज़न के लिए भी हम लोग आकाशवाणी शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर यह यौगिक शब्द 2 शब्दों के मिलने से बना है।
आकाश और दूसरा वाणी। आकाश और वाणी। यहाँ पर आकाश का तात्पर्य, आकाश हम लोग किसे कहते हैं? मेघ को, बादल को, और वाणी से तात्पर्य है आवाज़। तो यहाँ पे आकाश का भी एक स्वतंत्र अर्थ है, वाणी का भी एक स्वतंत्र अर्थ है, लेकिन जब हम इसे मिला देते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है, आकाश वाणी। तो इस प्रकार हम यौगिक शब्द उन शब्दों को कहेंगे जो दो शब्दों के मिलने से बनते हैं, या फिर जिनको तोड़ने पर उनका एक सार्थक अर्थ होता है, उनके अर्थ निकलते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। हम लोग रचना के आधार पर के तीसरे भाग की ओर चलेंगे, योग रूढ़। अब ये योग रूढ़ शब्द क्या है? हम लोगों ने दूसरा पार्ट पढ़ा यौगिक शब्दों के बारे में। योग रूढ़ वैसे शब्दों को कहते हैं, योग रूढ़ वैसे शब्दों को कहते हैं जिनका कोई विशेष अर्थ होता है, अर्थात वे अपना सामान्य अर्थ प्रकट नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग क्या बोलते हैं, गृह स्वामिनी हो गई, तो हम लोग पत्नी के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं, पत्नी के लिए। तो पत्नी उसके लिए रूढ़ हो गया कि घर की स्वामिनी कौन है? पत्नी। ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द हैं जो सामान्य अर्थ नहीं देते हैं और उनका कुछ विशेष अर्थ होता है, जब हम इनका वाक्यों में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है लंबोदर। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है लंबोदर, गजानन, नीलकंठ। इसी तरह के आपने और शब्दों के बारे में भी पढ़ा होगा, दशानन, ठीक है, चतुर्भुज, त्रिभुज। तो ये जो शब्द हैं लंबोदर, इसका अर्थ है, इसका साधारण अर्थ है, इसका सामान्य अर्थ है वैसा जिसका लंबा हो उदर। लेकिन हर लंबे पेट वाले को या ऊंचे पेट वाले लोग को हम लोग लंबोदर नहीं कहते। ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए, विशेष देवता के लिए रूढ़ हो गया है, उसका अर्थात मुहर लग गई है। अर्थात लंबोदर हम लोग किसे कहते हैं? गणेश को, गणेश को। तो मैंने अभी इसका आपका डिफिनेशन क्या बताया? जो सामान्य अर्थ प्रकट नहीं करते हैं, जो बोलचाल की भाषा के अर्थ नहीं प्रकट करते बल्कि विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। लंबोदर सामान्य अर्थ, लंबा हो उदर जिसका, अर्थात गणेश, है ना। गजानन भी हम लोग इसी तरह से, गजानन भी हम लोग गणेश के लिए ही करते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। हम लोग हर व्यक्ति को अगर कोई विष का पान कर ले या कोई गले को नीला कर ले तो उसे हम लोग नीलकंठ नहीं करेंगे, कहेंगे नीलकंठ हम लोग शिव के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। दशानन हम लोग रावण के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे शब्द जो साधारण अर्थ प्रकट ना करके विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। तो हमने देखा शब्दों के वर्गीकरण में, हमने आज पाठ दूसरे को रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया, और हमने देखा कि रचना के आधार पर भी शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आशा है आपको इनमें अंतर स्पष्ट हो गया होगा। चलिए हम सभी वो शब्दों के वर्गीकरण के भाग 3 की ओर चलते हैं, जिसमें आपको वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है या विकार के आधार पर। शब्दों के वर्गीकरण में तीसरा भाग है वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। हम लोगों ने शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण देखा था, जिसका तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट था स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, दूसरा था आपका रचना के आधार पर शब्द के भेद, तीसरा है आपका वाक्यों में प्रयोग के आधार पर। जब हम किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं तब उन शब्दों के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। चलिए हम एक एक करके जानते हैं कि विकारी शब्द क्या है और अविकारी शब्द क्या है। विकारी शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जो लिंग, वचन और कारक के कारण जिनमें परिवर्तन आता है। विकारी शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जिनके रूप में लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण परिवर्तन आता है, वो क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द। ठीक इसके विपरीत अविकारी शब्द क्या है? जिनके रूप में किसी के भी कारण परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, लेकिन अब हम लोग चलिए जानते हैं, इसमें भी आपका 2 पार्ट है कि विकारी शब्दों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं।
आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, पिछली कक्षाओं में भी, या फिर आप इसको ध्यान से देखिए। आप लोग विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, दूसरा क्रिया और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसके अंतर्गत आपको आते हैं। 4 भेद होते हैं। विकारी शब्दों के कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये शब्द क्या हो सकते हैं? परिवर्तित हो सकते हैं। अविकारी शब्दों के अंतर्गत 4 चीज आते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक और आपका हो गया विस्मयादि बोधक शब्द। तो अब यहाँ पे हम एक एक चीज को करते हुए देखते हैं। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। आगे के वीडियोस में मैं सबको एक एक पार्ट्स के लिए एक एक वीडियो बनाऊंगी और उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि अविकारी शब्द का वाक्यों में प्रयोग में इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे कि धीरे धीरे, यहाँ पे क्या है? क्रिया की विशेषता, राम धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ राम की चलने की विशेषता क्या है? वह कैसा चलता है? धीरे धीरे चलता है। विस्मयादि बोधक, जैसे कि आहा, ओह, आश्चर्यबोधक जो चिन्ह होते हैं वो लिंग, वचन और कारक के कारण इनमें परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वाक्यों के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। चलिए हम लोग शब्दों के वर्गीकरण में के चौथे पाठ, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण भी देख लेते हैं। अविकारी शब्दों के अंतर्गत हम लोगों ने एक शब्द को छोड़ दिया था, संबंधबोधक। अविकारी शब्दों के अंतर्गत 4 शब्द आते हैं, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक। चलिए अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। चौथे भाग में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। मैं यहाँ पे एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी बच्चों आप सभी को कि अगर आप जूनियर कक्षाओं में हैं तो आपको अर्थ के आधार पर शब्द के सिर्फ 2 ही भेद पढ़ने हैं, सार्थक और निरर्थक। अगर आप 5वीं से ऊपर की कक्षा में हैं या 5वीं में हैं, आपको 6 से लेकर 10 तक या कभी कभी 5th क्लास में भी अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। मैंने पिछले कक्षा में आपको स्पष्ट किया था कि इस अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। लेकिन ये सार्थक और निरर्थक शब्द भी इन्हीं चारों के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों को सार्थक एवं निरर्थक शब्दों के अलावा इन 4 भागों में बांटा गया है, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द और विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द या जिसको हम लोग की विलोम शब्द भी कहते हैं। आप सभी हमेशा हिंदी में इस प्रकार के शब्दों को पढ़ते हुए आ रहे होंगे, जिससे आपके शब्दकोश में भी वृद्धि होती है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ कि हम क्या समझते हैं इनसे। सर्वप्रथम है पर्यायवाची शब्द। पर्याय का तात्पर्य होता है दूसरा नाम, अर्थात कि एक ही चीज़ को, एक ही वस्तु या एक ही चीज़, जीव को या किसी का 2 नाम जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है उनको हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य के लिए हम लोग दिनकर भी इस्तेमाल करते हैं, भास्कर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य सिर्फ सूर्य ही है, अर्थात सूर्य के ही ये अनेक नाम है पर्यायवाची शब्द। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक से अधिक नामों को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प के लिए हम लोग सुमन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, घर के लिए गृह का इस्तेमाल करते हैं। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी अर्थात एक ही शब्द का जब बहुत सारा विभिन्न अर्थ हो, जब हम किसी एक शब्द का ही वाक्य में जो प्रयोग करते हैं तो उसका हर समय अलग अलग अर्थ होता है। यहाँ पे मैंने एक शब्द लिया है ठाकुर।
आप लोगों ने इस शब्द को पहले भी सुना होगा। ठाकुर, कुछ लोग ठाकुर अपने देवता को भी कहते हैं। कहीं कहीं पर ठाकुर शब्द नाई एक जाति के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और कहीं कहीं क्षत्रियों के लिए भी ठाकुर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाक्यों में प्रयोग के पे डिपेंड करता है कि एक ही शब्द ठाकुर के 3 अलग अलग अर्थ हो रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्दों के अंतर्गत रखा जाता है। एकार्थी शब्द अर्थात वैसे हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जिसके केवल एक ही अर्थ होते हैं। जैसे ईट का मतलब सिर्फ ईट ही, गुड़ का मतलब गुड़ ही, स्त्री का मतलब स्त्री ही। ठीक है। चौथा है विपरीतार्थक शब्द या फिर विलोम। विपरीत अर्थक या विपरीत अर्थ देने वाले या उल्टे शब्दों को हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन का रात, सुबह का शाम, ठंडा का गर्म। आप सभी अपने पाठ्य पुस्तक में इन सारे शब्दों को पढ़ते होंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने शब्द विचार के अंतर्गत शब्द की परिभाषा के बारे में जाना, शब्द एवं पद में क्या अंतर है उसके बारे में जाना। साथ ही हम लोगों ने शब्दों का वर्गीकरण किया 4 आधार पर। फिर से एक बार मैं बता देती हूँ ये 4 आधार कौन कौन है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर था, तीसरा हमारा था विकार या वाक्य में प्रयोग के आधार पर और चौथा था अर्थ के आधार पर। इस प्रकार आज आपके शब्द विचार के का शब्दों का वर्गीकरण पाठ पूरा हुआ। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको शब्द विचार को समझने में आसानी हुई होगी। आगे भी मैं आपको अनेक वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।